नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। ये है आईसीटी का पार्ट 4। इसमें हम आईसीटी के इम्पोर्टेंट 80 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत कर सकता है? राजस्थान संपर्क पर अगर शिकायत करनी हो तो किसके द्वारा कर सकता है? तो 3 ऑप्शन है: टोल फ्री नंबर, राजस्थान संपर्क पोर्टल और राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो इन तीनों के द्वारा ही जो है नागरिक राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है? तो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और तो ईपीडीएस का फुल फॉर्म हो गया ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है? तो ऑनलाइन माध्यम से करना चाहता है तो किसके द्वारा कर सकता है? ई मित्र के द्वारा कर सकता है, एसएसओ आईडी के द्वारा कर सकता है, और यूनिवर्सिटी का अगर पोर्टल है कोई उसके द्वारा भी कर सकता है। एसएसओ का उद्देश्य बताना है क्या है? तो एसएसओ क्या करता है? सहायता डेस्क लागत को कम करता है। ठीक है, हेल्प डेस्क कॉस्ट जो होती है उसको कम करता है, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है। ठीक है, और उत्पादकता को बढ़ा देता है। तो सिंगल साइंस एसएसओ का उद्देश्य 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी हैज इश्यूड आधार कार्ड? किसने आधार कार्ड जारी किए हैं? तो आधार कार्ड जारी किया है यूआईडीएआई ने। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नया पैन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है? तो फॉर्म 49A आवश्यक है अगर आपको नया पैन बनवाना है तो। ठीक है, तो फॉर्म 49A। यूआईडीए का फुल फॉर्म बताना है। तो यूआईडीएआई का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। पीएसके जो है पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके का मतलब क्या होता है? तो पीएसके का फुल फॉर्म क्या होता है? पासपोर्ट सर्विस सेंटर। ठीक है, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पीएसके। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर का फुल फॉर्म बताना है। तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड पीएनआर का फुल फॉर्म में याद रख लीजिए, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में ईपीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ईपीआईसी का फुल फॉर्म होता है चुनाव फोटो पहचान पत्र। ठीक है, तो चुनाव मतलब इलेक्शन फोटो आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट। आधार क्या है? एक 12 अंक की कार्ड संख्या, और यूआईडीए के द्वारा जारी पहचान पत्र। तो सही है दोनों ही ऑप्शन, ए और बी दोनों। आईआरसीटीसी जो है एसएमएस सर्विस अवेलेबल किस नंबर पर उपलब्ध है? आईआरसीटीसी एसएमएस सेवा। तो आईआरसीटीसी एसएमएस सेवा अवेलेबल है 139। ठीक है, आईआरसीटीसी एसएमएस सेवा 139 पर अवेलेबल है। टीडीएस का फुल फॉर्म बताना है। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो साल के प्रारंभ में ही टीडीएस जो कट जाता है उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी? तो किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत हुई थी? तो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस के पर ये इसकी शुरुआत हुई थी। निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो एंड्रॉयड है, विंडोज़ भी है, आईओएस भी है। ठीक है, तो लिनक्स जो है ये ओएस नहीं है। ठीक है, तो ये मोबाइल ओएस का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो ये लिनक्स ओएस मोबाइल नहीं है, बाकी सारे हैं। जीपीएस का फुल फॉर्म बताना है, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है? तो तीनों ही है। पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है और पासवर्ड भी होता है। तो तीनों तरीके के जो स्क्रीन लॉक है वो अवेलेबल है। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो नागरिकों के मुद्दों, ठीक है, और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए राज संपर्क नाम का एक एप्लीकेशन बनाया गया है। तो ये राज संपर्क इसका आंसर हो जाएगा। नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है? तो नवीनतम कौन सा है? तो नवीनतम है नोगट। नवीनतम है नोगट। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है? ओपन सोर्स मोबाइल ओएस कौन सा है? ठीक है, तो मोबाइल ओएस ओपन सोर्स जो है वो है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड आंसर हो जाएगा इसका। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? तो वाईफाई की हमको आवश्यकता होती है अगर हम हॉटस्पॉट स्टार्ट करते हैं तो। नेक्स्ट है, मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का फुल फॉर्म बता दिया हमने ऊपर। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो बी ऑप्शन है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, ई कॉमर्स नहीं है। ई कॉमर्स तो एक जो है डिजिटल वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह। और डिनाइल ऑफ सर्विस डॉस भी है। HTTPS में उल्लेखित एस का जो है फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट HTTPS, ठीक है, तो ये है सिक्योर, ठीक है। तो इसमें जो एस है वो है उसका अर्थ होता है सिक्योर। निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार मेलिंग एटिक्यूट के रूप में माना जाता है? तो ऑल कैप्स का अति एक्सेस प्रयोग, उच्च प्राथमिकता का बहुत उपयोग, रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग, संक्षिप्त और उचित। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मेलिंग शिष्टाचार किसको माना जाता है? अगर आपका मैसेज संक्षिप्त है और उचित है तो उसको हम बोलेंगे मेलिंग एटिक्वेट। नेक्स्ट है, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक iOS मानक है? सूचना सुरक्षा प्रणाली के लिए कौन सी iOS है जो मानक है? तो ये है ISO 27001 है, ठीक है। ISO 27000 मानक है सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट जो बना 2000 में के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए जो है वो बनाए गए थे? तो सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों को कंट्रोल करने के लिए आईटी एक्ट 2000 बनाया गया था। अगला है, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करता है उसको क्या कहते हैं? तो एक कंप्यूटर वायरस जो क्या करता है, पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से अटैक करता है तो वो बोलता है रेट्रो वायरस, उसको बोलते हैं हम रेट्रो वायरस। नाम ध्यान रख लीजिए। अगला है, क्यों कोई आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश करता है? तो वो क्या करता है, आप उसे पसंद नहीं है, सही है। क्राइम करने के लिए हो सकता है, अश्लील या दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों आदि को वितरित करने के लिए भी प्रवेश कर सकता है। तो उपयुक्त सभी के लिए वो प्रवेश कर सकता है। यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो हम उससे अपने ईमेल जो है प्रोवाइडर के माध्यम से फिशिंग और स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसको वापस
रिप्लाई नहीं देंगे और उसको रिपोर्ट कर देंगे। एक मजबूत पासवर्ड क्या है? तो मजबूत पासवर्ड में जो है कम से कम 8 वर्ड होने चाहिए और अक्षर, संख्याएं और वर्णों का संयोजन होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका जो पासवर्ड है वो एक तरीके से जटिल होना चाहिए। निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है तो ये है हैकर्स। हैकर्स जो है सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। वायरस है, स्पैम है और आइडेंटिटी है। अगला है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये हम सबको पता है, कंप्यूटर कहलाती है। डाटा को इनपुट में लेती है, फिर प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट प्रोवाइड करती है, तो वो होती है कंप्यूटर। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। तो ये एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, सही है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है, सही है। इसमें कोई भावावेग भी नहीं होता है, ठीक है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ठीक है। तो अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये इसका क्वेश्चन गलत है। जिस तरीके से हम रिक्वेस्ट करेंगे उसी तरीके से ये सूचना तक पहुंचता है। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो सॉफ्टवेयर या सीपीयू रैम होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं, इनपुट या आउटपुट होते हैं, ठीक है। तो या तो इनपुट होते हैं या आउटपुट होते हैं कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट। कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहा जाता है? यूज़र जो होता है उसको बोलता है ह्यूमन वेयर। यूज़र को बोलेंगे हम ह्यूमन वेयर। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो किसके अंदर जो है हमारे प्रोग्रामों को बाइनरी में दर्शाया जाता है? तो ये मेमोरी के अंदर दर्शाया जाता है, मेमोरी में संग्रहित भी किया जाता है, ठीक है। मतलब जो प्रोग्राम होते हैं उनको तो हम 0 और 1 के फॉर्म में रखेंगे और उनको जो है मेमोरी के अंदर जो है स्टोरेज किया जाता है उनका। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कब कहलाता है? यदि वह सक्षम हो केवल रन नीड बेस्ड केवल एप्लीकेशनों को चलाने के लिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटरों को हैक करने में। अगर केवल वो एप्लीकेशनों को चला सकता है तो उसको एक तरीके से कंप्यूटर साक्षर माना जाता है, ठीक है। इसके लिए उसको डेवलपर होने की आवश्यकता नहीं है। एक खालिस्तान दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है, कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे मतलब विशेषताओं को एक साथ से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट आता है, इनपुट होता है। इस वजह से कंप्यूटर को एक विशेष का परिचालन एक बहुत सारे चीज़ों को, विशेषताओं को मिलाकर किया जाता है, इसलिए इसको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देते हैं हम। एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो कंप्यूटर की संरचनाओं के क्वेश्चन है ये। तो कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक संरचना को हम कहेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। निम्न में से कौन सा बायोस का सही रूप है? बायोस, ठीक है। तो हर एक सिस्टम का बायोस होता है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश जिसमें संग्रहित किए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो सिस्टम की बूटिंग के समय पर बायोस काम में लिया जाता है। तो बायोस के अंदर ही हमारे जो बूटिंग के निर्देश है, निर्देश मतलब प्रोग्राम इसी में संग्रहित रहते हैं।
कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो चिप्स का निर्माण जब किया जाता है तो सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं कंप्यूटर की चिप्स में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की जो है प्रोग्रामिंग भाषा है? चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा, फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एसक्यूएल। तो सही आंसर हो जाएगा एसक्यूएल लैंग्वेज। नेक्स्ट है, एक संगणक कंप्यूटर के घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आगत इकाई एक निर्गत इकाई संगणक कंप्यूटर से परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त करती है। निर्गत इकाई एक निर्गत इकाई संगणक से परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त करती है। स्मृति इकाई उसके कार्यों में प्रसंस्करण के प्रारंभ होने से पहले आगत इकाई के द्वारा दर्ज आगत को संग्रह करना सम्मिलित है। सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई एक संगणक के भीतर का हार्डवेयर होता है। तो इसमें सारे ऑप्शन जो है वो सही है। प्रोसेस्ड डाटा को किसके रूप में जाना जाता है? अगर कोई डाटा प्रोसेस्ड हो गया तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। यूएसबी का फुल फॉर्म बताना है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो है यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है, इनमें से क्या एक हार्डवेयर अवयव नहीं है? तो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं और हार्डवेयर कौन कौन से हैं? तो इनपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी यंगला और सीपीयू। तो हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है बताना है। तो सीपीयू सॉफ्टवेयर ये होता है, हम इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। सीपीयू है, मेमोरी है और इनपुट डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार क्या होता है? शब्द का आकार जो होता है वो कंप्यूटर में में तो फिक्स होता है, लेकिन डिफरेंट कंप्यूटर में अलग अलग हो सकता है किसी शब्द का। ठीक है, शब्द का जो है आकार, वर्ड का जो आकार है वो एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों में अलग अलग हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक है? सीपीयू में दो चीज़ें होती है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, सीयू प्लस एएलयू। अगला है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आंसर ए, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? तो सीपीयू को जो इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता है वो करता है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर आपने पढ़े होंगे, बी सी डी ई और एच एल, ये होते हैं रजिस्टर जो कि सीपीयू को आंतरिक रूप से मेमोरी प्रदान करते हैं। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रम से प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन प्रदान करना है। तो प्राप्त करने के बाद क्या करता है वो डिकोड करता है। ठीक है, डिकोड करता है, फिर ट्रांसफॉर्म करता है, फिर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिजल्ट देता है। नेक्स्ट है, पोर्ट डिजिटल कैमकॉर्ड्स बाएं हार्ड ड्राइव से एवं अन्य युक्तियां जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती है को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयुक्त होता है। तो हार्ड ड्राइव, कैम कार्ड्स ऐसी युक्तियों के लिए फायर वायर प्रयोग होता है। ठीक है, इनको संयोजित करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? फायर वायर। तो डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरण बताने हैं। इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज नहीं होती है, पहले बीच में प्रोसेसिंग आएगी, तो ये गलत है। इनपुट स्टेट, प्रोसेसिंग स्टेट, स्टोरेज स्टेट और आउटपुट स्टेट। तो स्टोरेज स्टेट जो है वो लास्ट में आती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रोसेसिंग स्टेट स्टार्टिंग में नहीं होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, तो ये चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जो जिम्मेदार है सीपीयू का,
तो वो है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जिम्मेदार है डायरेक्ट एक्सेस देने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना, ठीक है, जो है वैध पैमाना सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? तो कौन सा है वैध पैमाना जो सीपीयू की स्पीड को नहीं बताता है? तो सीपीयू की स्पीड को नहीं बताता है, एक तो हर्ट्ज बताता है, एमआईपीएस बताता है, एमएफएलओपीएस बताता है, बाइट साइज को बताता है। ये गति को नहीं बताता है। गति को हर्ट्ज में, एमआईपीएस में, एमएफएलओपीएस में दर्शाते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में एमआईपीएस का फुल फॉर्म बताना है। एमआईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमआईपीएस का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, माइक्रो इंफॉर्मेशन मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर एक समाकलित घटक है। ठीक है, एक्यूमुलेटर किसका भाग होता है? एक्यूमुलेटर भी एक सीपीयू का ही भाग होता है। ध्यान रखिए इसके अंदर जो एएलयू होता है, एएलयू के अंदर ही रजिस्टर होता है और रजिस्टर के साथ ही इसमें एक्यूमुलेटर भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका भाग नहीं है। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है एक किसका अनिवार्य भाग है? तो प्रोग्राम काउंटर को हम काम लेते हैं जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो उस समय पर टेम्पररी स्टोरेज के लिए, इसलिए ये जो है वो कैच मेमोरी का एक अनिवार्य भाग है प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच मतलब एक्सेस होती है? तो रैम जो है, रैम की सीधी पहुंच होती है सीपीयू के अंदर, तो रैम आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण कौन करता है सीपीयू के अंदर? तो ये होता है रजिस्टर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी के अंदर शामिल होता है? तो मेमोरी के अंदर कौन सा शामिल होता है? तो स्क्रैच पैड की मेमोरी और कैश मेमोरी इसके अंदर शामिल होती है। किसके अंदर? सीपीयू की मेमोरी में। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर भंडार होता है। ठीक है, क्या स्टोरेज करता है प्रोग्राम काउंटर? एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक, एड्रेस ऑफ द लास्ट मेमोरी ब्लॉक, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो अगला जो इंस्ट्रक्शन आने वाला है उसका एड्रेस ये सेव करके रखता है प्रोग्राम काउंटर, ध्यान रखना है। अगला है कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या होता है? जीरो और एक के रूप में जो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज रहती है तो उसको भंडारित करने के लिए ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, प्रोसेसर के अंदर लगा होता है ट्रांजिस्टर। सीपीयू में क्या होता है? एएलयू और सीयू होते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, अर्थमेटिकल एवं लॉजिकल यूनिट व रजिस्टर, अर्थमेटिकल व लॉजिक यूनिट, रजिस्टर एवं कंट्रोल यूनिट। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीनों होते हैं इसमें। नेक्स्ट है उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? हाई जो क्षमता है जिसकी, तो ये पेंटियम प्रो, पेंटियम तो सारे हैं इसमें, पेंटियम सेकंड, पेंटियम थर्ड। नेक्स्ट है एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? कंप्यूटर से तो जुड़ा रहता है लेकिन कोर जो कंप्यूटर है उसका भाग नहीं है। तो जिसको जैसे बाहर से हम जोड़ते हैं, जैसे फेरिफेरल डिवाइस, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये कहलाती है फेरिफेरल डिवाइसेस। कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें है? तो आदेश जो है कमांड,
एग्जीक्यूट जो कमांड कर सकता है वो कौन कर सकता है कंप्यूटर में, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके पास है क्रियान्वयन की क्षमता, मतलब ये प्रोसेस कर सकता है इंफॉर्मेशन। पीजीए ग्राफिक कार्ड्स का फुल फॉर्म क्या है, पीजीए, तो पीजीए का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल ग्राफिक्स अरे, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेशनल ग्राफिक्स अरे पीजीए का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो कौन से कंप्यूटर की मेमोरी है जो ये बताती है, तो कंट्रोल यूनिट की मेमोरी बताती है कि किसको क्या करना है। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम को इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना। तो सारा कंट्रोल जो होता है सीपीयू के पास होता है, और उसमें भी एक यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट, वो इनको कोऑर्डिनेट करती है। तारों का सेट जो है माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के साथ आता है, जिसके माध्यम से डेटा फ्लो को कहा जाता है। तो डेटा बस कहा जाता है एक तरीके से। डेटा बस होती है जो एक तरीके से वायर होते हैं कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर के, उनको बोलते हैं हम डेटा बस। अगला है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है, मतलब नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, तो ये है कंट्रोल यूनिट को हम बोलते हैं नाड़ी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है, तो प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एकीकृत सर्किट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विविध कमांड और कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। तो कमांड देने के लिए क्या काम आता है, तो कमांड देने के लिए आता है कंट्रोल बस यूज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल बस। साटा और आईडीई क्या है, SATA और IDE, तो ये है हार्ड डिस्क के जो ड्राइवर है उनके प्रकार है SATA और IDE। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन किया जाता है, लॉजिकल किया जाता है, स्टोरेज भी किया जाता है। तो ये ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट है, किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है, तो न्यूनतम बिजली की खपत कब होती है, जब कंप्यूटर शटडाउन मोड में चला जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर शटडाउन रहता है उस समय पर न्यूनतम बिजली की खपत होती है। संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है, तो ये इसका नाम था अबेकस, नाम ध्यान रखना है, पहला गणना यंत्र था। थैंक यू फ्रेंड्स।